हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 14 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो चलिए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं आज किन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला अपडेट है कि आज है 14 दिसंबर यानी आज है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023। नेक्स्ट है मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। नेक्स्ट है भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नाम की एक तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट है हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व में हृदय रोगों से खतरा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फ्रांस में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है तनावपूर्ण संबंधों और समय निर्धारण संबंधी मुद्दों के बीच भारत ने क्वाड की शिखर बैठक स्थगित कर दी है। नेक्स्ट है चीन द्वारा दुनिया का पहला मिथेन संचालित ज्यूक 2 लॉन्च किया है, रॉकेट है कि। नेक्स्ट है पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं। ये थे ब्रीफ में कुछ जानकारी। अब इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, आज है 14 दिसंबर 2023 यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023। भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और यह दिन लोगों, समुदायों, व्यवसायों, संस्थानों, सरकारों को ऊर्जा कुशल प्रथाओं को अपनाने और उन ऊर्जा संरक्षण में योगदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए पहल को भी प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और यह दिवस भारत की ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए भी एक मंच के रूप में कार्य कराता है। यानी कुछ संक्षेप में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वह है कैसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं और जिससे ग्लोबल, और अगर ऊर्जा का हम लोग कम यूज करेंगे, ऊर्जा संरक्षण करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में भी एक सकारात्मक सुधार होगा और ऊर्जा संसाधनों का भी संरक्षण होगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 2023 अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है और इसके अलावा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की पुरुष बैडमिंटन जोड़ी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोहम्मद शमी की बात करें तो इस जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इनका शानदार प्रदर्शन हुआ था, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत दूसरे स्थान पर रहा था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया था फाइनल में। और मोहम्मद शमी के नाम शामिल करने के लिए बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया है। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह देश का दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इस बार किन खिलाड़ियों के लिए कौन कौन से पुरस्कार के लिए उनका नामांकन हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए तो मैंने बता ही दिया है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन जोड़ी है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो मोहम्मद शमी क्रिकेट से हैं, अजय रेड्डी दृष्टिबाधित क्रिकेट से हैं, ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी ये तीरंदाजी से हैं, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी से हैं, पारुल चौधरी और एम श्रीशंकर एथलेटिक्स से हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, आर वैशाली शतरंज, दिव्यकीर्ति सिंह और अनूप अग्रवाल घुड़सवारी, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू हॉकी, पिंकी लान बॉल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग और ये क्या है अंतिम पंचाल कुश्ती, अहिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की बात करें तो इसमें कविता कबड्डी, मंजूषा कंवर बैडमिंटन और विनीत कुमार शर्मा हॉकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसके लिए गणेश प्रभाकरन मलखम्ब, महावीर सैनी ये पैरा एथलेटिक्स से, ललित कुमार कुश्ती से, आरवी रमेश शतरंज से और शिवेंद्र सिंह ये हॉकी से।
तो ये जो खिलाड़ी हैं इन सब का पुरस्कार के लिए नामांकन हुआ है इस बार 2023 के लिए। नेक्स्ट अपडेट है कि भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है हाल में। कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ओमान वर्तमान में भारत का 29वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि 29 सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और इनके द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो इसमें मजबूत लगातार वृद्धि देखी जा रही है, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.15 बिलियन से लेकर और फाइनेंशियल ईयर 23 में के दौरान बढ़कर $4.48 बिलियन हो गया है, और जो कि सालाना 42% पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। भारत यानी कि 2022 में जो ओमान और भारत का ट्रेड के बीच का ट्रेड था वो था $3.15 बिलियन, और जो कि 2023 में बढ़कर $4.48 बिलियन हो गया। और भारत ओमान से खनिज तेल, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुएं निर्यात करता है भारत ओमान को, जबकि ओमान से तेल, उर्वरक और प्लास्टिक की चीज़ें आयात करता है। और दोनों के बीच लगभग $4.48 बिलियन का व्यापार होता है, और 29 सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का ओमान। ये नीचे मैप में ओमान है, ये भारत के वेस्ट में पड़ता है, अरब सागर से लगा हुआ है। सऊदी अरेबिया, यूएसए इसके बॉर्डर लगते हैं, और गल्फ ऑफ ओमान के पास स्थित है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। अब इस तकनीक के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं। तो जो अमृत तकनीक है IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है, और इसकी फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। इसे पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीक नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है। और अमृत जो तकनीक है घरेलू और सामुदायिक स्तर पर जल शुद्धिकरण दोनों के लिए लागू है। यह तकनीक जल जीवन मिशन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो सरकार का एक मिशन है जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य है भारत के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पानी जो है वो नल से उपलब्ध कराना। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक एक तत्व है, प्राकृतिक तत्व है, सबको पता ही होगा आर्सेनिक के बारे में। और हवा, पानी और भूमि के पूरे पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित है, मतलब कि हवा में भी मिलता है, पानी में भी है, जमीन में भी है। और यह अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है, मतलब कि हाईली पॉइजन वाला एक तत्व होता है। और अगर आर्सेनिक पानी और भोजन में लंबे समय तक अगर मिल जाए तो क्या इससे फर्क पड़ता है? तो पीने के पानी और भोजन में लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा पर घाव हो सकते हैं। आर्सेनिक की लगातार विषाक्तता से ब्लैक फुट रोग हो सकता है, जो निचले अंगों में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। इस टॉपिक में हमने एक सरकार के मिशन जल जीवन मिशन के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नल और सीवर कनेक्शन सुरक्षित करना, जल निकायों का पुनर्जीवन करना और एक चक्राकार जल अर्थव्यवस्था बनाना भी इसका उद्देश्य है। और जल जीवन मिशन की अगर प्रगति की बात करें तो अगस्त 2019 में शुरू हुआ था, तब केवल 16.8% ग्रामीण घरों में अपना खुद का नल का पानी का कनेक्शन था, जो कि दिसंबर 2023 तक बढ़कर लगभग 71.51% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आर्सेनिक प्रभावित 378 बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये इसकी प्रगति है, ये इसकी प्रोग्रेस है जल जीवन मिशन की। और इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसके लक्ष्य जो है 2024 तक भारत के जितने भी ग्रामीण घर हैं सबके घरों में नल के कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और साफ पानी पहुंचाना इसका लक्ष्य है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व में हृदय रोगों का खतरा सबसे ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन
के शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है, यानी कि यूएस की एजेंसी है जिन्होंने इसके ऊपर शोध किया है। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो हृदय रोगों से संबंधित मौतें 1990 में जहां 12.4 मिलियन थी और वहीं 2022 में बढ़कर 19.8 मिलियन हो गई हैं, यानी कि काफ़ी बढ़ गई हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों में हृदय संबंधी बीमारियों का कारण मौत का खतरा सबसे अधिक होने का अनुमान है। यानी कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका में जो हार्ट से रिलेटेड जो मौतें होती हैं उनका सबसे अधिक खतरा इन्हीं रीजन में है। इसका जो अगर इसके कारण की बात करें तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल और आहार संबंधी जोखिम और वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन इसका एक मुख्य कारण है, जिस वजह से एशिया, यूरोप और अफ्रीका में हार्ट रोगों के जो खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फ्रांस में अनावरण किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में फ्रांस के सेरगी एक जगह है में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का 10 दिसंबर 2023 को अनावरण किया गया है। तिरुवल्लुवर की बात करें तो तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण का कबीर भी कहा जाता था। जैसे कि नॉर्थ में कबीर हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं, काफ़ी महान संत थे। तो वैसे दक्षिण भारत के काफ़ी महान संत हैं तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुक्कुरल और कुराल की रचना की थी। तिरुक्कुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों के महान पुस्तकों में की गई है। इसका अनावरण यानी इनकी मूर्ति का अनावरण सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और भारत और फ्रांस के बीच स्थायी संबंधों को दर्शाने के प्रयासों के तहत हुआ है। ये हैं वो महान संत तिरुवल्लुवर, जिनकी मूर्ति का अनावरण 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस के सेरगी में किया गया। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि COP28 में जो हाल ही में दुबई में हुआ था, उसमें भारत संयुक्त राष्ट्र की रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दुबई में COP28 के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। रेस टू रेजिलियंस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। 2020 में स्थापित यह अभियान जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीले शहरी वातावरण का निर्माण करने के लिए वाली रणनीतियाँ विकसित करेगा। तो बेसिकली जो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी जोखिम है उनको कैसे कम किया जाए और कैसे एक इको फ्रेंडली वातावरण हम लोग अपने शहरों में विकसित करें, इसका उद्देश्य था। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि तनावपूर्ण संबंधों और समय निर्धारण संबंधी मुद्दों के बीच भारत ने क्वाड शिखर बैठक स्थगित कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत ने समय निर्धारण संबंधी विवादों का हवाला देते हुए मूल रूप से जनवरी 2024 में होने वाली क्वाड शिखर बैठक को स्थगित कर दिया है। ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, जो क्वाड की मीटिंग होनी थी, अपना जो गणतंत्र दिवस आएगा, रिपब्लिक डे आएगा, उसके आसपास होनी थी और फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की भागीदारी शामिल है। भारत ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन समय निर्धारण की कठिनाइयों के कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन अब उपस्थित नहीं होंगे, मतलब नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएंगे, कैंसिल हो गया उनका आना। और क्वाड की बात करें तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं, जो कि एक राजनयिक साझेदारी है। यानी कि ये कोई जैसे कि नाटो की तरफ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये एक राजनीतिक अलायंस है जो कि खुले और स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक में बढ़ावा देने के लिए काम करता है। और इसके अलावा क्वाड जो भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। और बेसिकली देखा जाए तो इसका एम तो इसका यही है कि जो इंडो पैसिफिक में चीन जो अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है और जो भी उसका प्रभाव बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो इसलिए ये चारों देश साथ में आए थे। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएस हो गया। तो फिलहाल इसकी जो 2024 में जो जनवरी में इंडिया में जो बैठक होनी थी फिलहाल तो स्थगित कर दी है। अब देखते हैं आगे कब शेड्यूल होती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि चीन द्वारा दुनिया का सबसे पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है ज्यूक 2 लॉन्च किया गया हाल ही में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो चीनी कंपनी लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने मीथेन और तरल ऑक्सीजन ईंधन वाले रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। मतलब इसमें मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन
वाले फ्यूल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। इस ज्यूक 2 की बात करें तो ज्यूक 2 रॉकेट की लंबाई 49.5 मीटर, इसका व्यास 3.35 मीटर और पेलोड के बिना इसका भार 220 टन है। और ज्यूक 2 का ये दूसरा प्रक्षेपण था, इससे पहले इसका पहला प्रक्षेपण प्रयास विफल हो गया था। ये है वो ज्यूक 2 रॉकेट जो कि चाइना ने भी लॉन्च की है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम के में शामिल होने पहले एशियाई पुरुष बने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इन्हें अगले वर्ष 2024 में औपचारिक तौर पर टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। लिएंडर पेस की बात करें तो लिएंडर पेस ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब के विजेता रहे हैं। इनका जन्म 17 जून 1973 को कोलकाता में हुआ था। लिएंडर पेस को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और लिएंडर पेस ने 1990 से लेकर 2020 के दौरान 3 शतकों में टेनिस में सक्रिय रूप से जुड़े रहे टेनिस से। ये जो लेफ्ट साइड में है ये लिएंडर पेस हैं और जो राइट साइड में है फोटो में ये विजय अमृतराज हैं। अब विजय अमृतराज जी के बारे में कुछ पॉइंट की बात करें तो विजय अमृतराज पूर्व टेनिस खिलाड़ी, प्रसारक और प्रमोटर रहे हैं। मतलब खिलाड़ी भी रहे हैं और प्रमोटर भी रहे हैं, प्रसारक भी रहे हैं। और लिएंडर पेस को इस श्रेणी में खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है, जबकि विजय अमृतराज को खिलाड़ी के साथ योगदानकर्ता की श्रेणी में चुना गया है। इनको योगदानकर्ता श्रेणी में ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर और पत्रकार को भी शामिल किया जाता है। ऐसी श्रेणी में मुख्यतः ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने पूरी दुनिया में टेनिस के विभिन्न तरीकों में से अपना योगदान दिया गया हो। वो चाहे मतलब कि ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने पूरी दुनिया में चाहे टेनिस के विभिन्न तरीकों में से अपना योगदान दिया हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे कमेंटेटर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे प्रसारक हो, चाहे खिलाड़ी हो, मतलब किसी क्षेत्र में हो, उनको ये योगदानकर्ता श्रेणी में रखा जाता है। विजय अमृतराज जी की बात करें तो विजय अमृतराज 1990 से 1980 के दशक में पेशेवर खिलाड़ी रहे हैं। अमृतराज ने 1974 और 1987 में टीम इंडिया को डेविस कप फाइनल तक पहुंचने में मदद की थी। तो बस यही आज की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।